नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में आज हम सहकारिता कुंभ 2025 को केंद्र में रखकर बात करेंगे सहकार से समृद्धि तक के लक्ष्य की। सहकारिता आंदोलन भारत में एक सदी से भी ज्यादा पुराना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 2025 में आंदोलन एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है। सहकारिता का मूल सिद्धांत लोगों का मिलकर एक समान लक्ष्य के लिए काम करना है, चाहे वो बैंकिंग हो, खेती हो या डेयरी हो। वर्तमान में भारत में 1.9 लाख सहकारी डेयरी समितियां और 330 सहकारी चीनी मिलें कार्य कर रही हैं। अमूल जैसी सफलता की कहानियां इस आंदोलन की क्षमता को दर्शाती हैं। कोप कुंभ 2025 कोऑपरेटिव आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम क्या कर रहा है। जी हां, सहकारिता मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। कोऑपरेटिव बैंक ने अपना कोर काम इस देश के युवा उद्यमी, जो आकांक्षी युवा है, इस देश के स्वसहाय जूथ और नीचे के तबके के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए भी करना पड़ेगा। इसमें आरबीआई से कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। नेपकब और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक मॉरल गाइडलाइन इश्यू कर सकती है, जिसके आधार पर हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने अपने फाइनेंस को रीडिजाइन करना चाहिए, फाइनेंस की पैटर्न को रीडिजाइन करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है? अंततोगत्वा हमारा लक्ष्य कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ साथ जो दबे कुचला तबका है उसको मजबूत करना, इसका हाथ पकड़ना, इसको उठाना है। और मैं मानता हूं टाउन की अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अलावे एक काम कोई नहीं कर सकता। छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, स्थानीय उद्यमी और स्वरोजगार करने वाले युवा और आकांक्षी युवा, इसको हम सपोर्ट करें और पूरी सोसाइटी को उठाने के लिए हमारा योगदान हम दें। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक से अपने वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप प्रदान करने की बात भी कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोप 2025 का उद्देश्य सहकारिता को मजबूत करने के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना भी होना चाहिए। 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर टाउन के अंदर 5 साल में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाने का लक्ष्य हमने रखा। और एक प्रकार से अम्ब्रेला संगठन का और नेपकब का एक काम है। धीरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजिस्ट्रेशन के लिए, चलने के लिए जितनी भी सारी अड़चनें थी, रिजर्व बैंक के सहयोग से हम इसको एक पार कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1-1.5 साल में बचा खुचा जो कुछ भी है वो हम जरूर पार कर लेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। कोप 2025 के उद्देश्यों के साथ साथ सहकारिता क्षेत्र में भारत द्वारा की गई पहलों और उनके परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों के माध्यम से। और विशेषज्ञों से आपका परिचय करवा देता हूं। ज्योतिन्द्र मेहता, निदेशक राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समितियां महासंघ, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल हैं, सांसद बीजेपी लोकसभा, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही एसके मोहंती हैं, निदेशक हैं वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पुणे के।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहंती जी। शुरुआत करता हूं ज्योतिंद्र मेहता जी आपसे। आप सुन ही रहे होंगे जी। सहकारिता मंत्री अमित शाह क्या कह रहे थे, 2 लाख से अधिक की आबादी वाले या 2 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हों, एक लक्ष्य रखा गया है और 5 बरस का समय जो है तय किया गया है, समय सीमाबद्ध जो है उन्होंने घोषणा की है। कितनी महत्वपूर्ण? सर, अमित भाई शाह जो है वो खुद कोऑपरेटिव वर्कर है और पैक्स से लेकर एपेक्स तक उन्होंने काम किया है, तो ही नोज दी सेक्टर। उनको पता है कि उन्होंने जो कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, वो बन जाएगी, 7 ट्रिलियन भी बन जाएगी। लेकिन इस सबसे बड़े प्रोग्रेस के बाद भी छोटे तबके के लोग जो है नीचे वाले, उसके डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। और डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए एक ही माध्यम है, वो सहकारिता है। वो उनका पूरा विश्वास है। इसलिए उन्होंने ये टारगेट दिया हुआ है कि हर टाउन में एक कोऑपरेटिव बैंक हो। कोऑपरेटिव बैंक क्या है? वो लोकल आर्थिक पावर हाउस है। छोटे छोटे गाँव में अगर बैंक है तो वो लोकल लोगों को हेल्प करते हैं। और कोऑपरेटिव एक ऐसा मॉडल है कि सहकारी बैंक जो है वो जो भी एसेट क्रिएट करती है वो वहाँ के लोकल मेंबर्स के एसेट क्रिएट हो सकती है। और हमारे यहाँ बहुत से 800 के करीब छोटी बैंक है। कुल मिला के भारत में 1475 बैंक है, यूसीबी अर्बन बैंक। और ये सब मिलके एक ऐसा बड़ा काम करने वाले हैं। तो हम 100 साल से, जैसे मंत्री जी ने कहा कि 100 साल से हम काम कर रहे हैं, 100 साल के बाद अब नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग जो करना है, तो उनका विज़न ये है कि हर एक टाउन में एक बैंक होनी चाहिए। और जो उन्होंने दिया है टारगेट, कि ये टारगेट की वजह से उनकी जो इच्छा है, जो उनका विज़न है, ये है कि गरीबी के लोग हैं वो उन सबको सहकारिता के माध्यम से हेल्प मिले। ये उनका विज़न है। जी। मुकेश कुमार जी, लगभग 1904 में सहकारिता आंदोलन जब अंग्रेज़ों का समय हुआ करता था, उस दौरान ये शुरू हुआ था। उसके बाद जो है आज़ादी के बाद इसमें एक नया पड़ाव आया और उसका असर जो है हमें देखने को मिला हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के रूप में। पिछले अगर 10-12 वर्षों की बात की जाए तो उसमें क्या कुछ नयापन आया है, क्या कुछ बदलाव आया है? सबसे पहले तो कल दिल्ली में जो घटना बनी है कि मुजफ्फरपुर बेटी मेरी पिताजी और जो इंजर हुए इनकी बेटी मेरी कोविड व्यक्त करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि द फर्स्ट एवर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री in 1920. That was Unanya Cooperative Society. जी. That was established. But ever since the cooperative sector in India has progressed tremendously. आज आप जहां भी देखोगे तो सरकारिता आपको मिलेगी। देश के एम्प्लॉयमेंट में भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन है, देश के जीडीपी में भी इनकी काफी कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट भी काफी प्रोवाइड कर रहा है। और वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड भी 30 लाख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वर्ल्ड वाइड भी है और 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन वन वे और द अदर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 280 मिलियन पीपल व्हिच अमाउंट टू 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉयड पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया में सरकारिता से समृद्धि जो स्लोगन मोदी साहब ने दिया है और उनके बाद में मोदी साहब ने एक सरकारी का मंत्रालय अलग से खड़ा किया और इस सरकारी का मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित भाई शाह साहब को दी है। और जिस हिसाब से अमित भाई शाह ने सरकारिता को प्राधान्य देकर इन पर काम किया है वो आज पर्यंत तक देश में किसी ने नहीं किया। और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि अभी जो महाकुंभ हुआ इससे सरकारिता को काफी वेग मोमेंटम मिलेगा, देश के युवाओं को जोड़ने का भी मौका मिलेगा। बहुत सारी जो है पहल की गई हैं सहकारिता क्षेत्र की बात की जाए पिछले कुछ वर्षों में, जिसमें प्राथमिक कृषि साख समितियों की अगर बात करें
वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी राज्यों में एक रूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये मॉडल जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन एफपीओज जो है 2025 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा सहकारी क्षेत्र में लगभग 1900 एफपीओज का गठन किया जा चुका है। कितना बड़ा ये बदलाव मानते हैं आप? जैसे कि मैंने बताया कि सहकार से समृद्धि तक जो योजना जो कंसेप्ट मोदी जी ने देश के सामने रखा, और ये सिर्फ युवा को, उद्योगपतियों को, कमजोर लोगों को, महिला को सशक्तिकरण देने के लिए ये पूरा कंसेप्ट रखा गया। और आगे भी 1-2 डिजिटल एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए हैं। आपने जैसे देखा डिगी यूसीबी डिगी पेन, यूसीबी डिगी लोन, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले सालों में कोऑपरेटिव सेक्टर में कितना डेवलपमेंट होगा। और हर 5 लाख की जो पॉपुलेशन है, इसमें 2 लाख की पॉपुलेशन है जिस जो शहर में, इसमें एक कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी बनाई जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इससे भी कितना एक पूरे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मिलेगा। एक कोऑपरेटिव सेक्टर को मैं के सेक्टर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, एक जन आंदोलन के रूप में देखता हूँ, एक मूवमेंट के रूप में देखता हूँ। अगर हमें देश में गिरे हुए लोगों को उठाना है, मध्यम वर्ग को उठाना है, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारी को छोड़ के और कोई माध्यम नहीं है। ज्योतिंद्र जी, आपने जैसा कहा कि हम लोग जब कार्यक्रम शुरू कर रहे थे कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालने के लिए सहकारिता की शुरुआत हुई और वो जो है फलीभूत होती हुई नज़र भी आई है। लेकिन अगर बात करें शहरी क्षेत्र की भी यहाँ पर चर्चा की गई इस जो है आयोजन के दौरान सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। उन्होंने कहा कि शहरों में भी जो है जो वंचित पिछड़े हैं उनको भी जो है सशक्तिकरण जो है प्रदान करने का प्रयास इन बैंकों के माध्यम से होना चाहिए। आप जो है इस क्षेत्र में हैं, वो किस तरीके से काम कर रहा है राष्ट्रीय सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ? सर, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, पूरे देश में फैली हुई है। 1400 प्लस यानी 1500 के करीब बैंक हैं और उसमें छोटी छोटी बैंक भी हैं। ये छोटी बैंक है, उनको एम्पावर करने का एक काम जो है वो शुरू हो गया है। यानी छोटी बैंक के नीचे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व एज ए क्लाइंट और एज ए मेंबर। अब उनको हमें डिजिटलाइज करना है, छोटे लोगों के लिए डिजिटलाइजेशन हमें करके देना है। तो हमारा जो ये कुंभ हुआ है उसका मेन थीम है डिजिटलाइजेशन ड्रीम एंड एम्पावरिंग सोसाइटी। यानी हम सोसाइटी के नीचे के लोग जो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हैं उन तक हम पेमेंट सिस्टम भी देना है और वहाँ तक उनको ऋण सिस्टम भी खड़ी करना है ताकि उनको जो भी है स्पीड से हो। ऐसा न हो कि आप लोन लेने के लिए खड़े हैं और 2-3 महीने तक आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, सब ऑनलाइन हो। तो ये पूरा गेम चेंजर होने वाला है। छोटी बैंक को टेक्नोलॉजी जो है वो दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू देम, क्योंकि बहुत छोटी है, उनको टेक्नोलॉजी खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं। इसलिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। ये पूरी भारत की सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो एक अम्ब्रेला में काम करेगी और उसका नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वो फिनटेक कंपनी है, यानी छोटी छोटी बैंकों को भी वहाँ उनके क्लाइंट तक, उनके मेंबर तक हमें टेक्नोलॉजी पहुँचानी है और उसकी शुरुआत कल सहकारिता मंत्री ने की है। दोनों प्रोडक्ट का ऐप लॉन्च किया है। एक बहुत बड़ा चेंज है। हम 100 साल से हैं तो हम तो कहते हैं कि अब नेक्स्ट सेंचुरी का अब हमें प्लानिंग करना है, तो नेक्स्ट सेंचुरी का प्लानिंग है वो टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, और हमारे साथ लगातार
SK मोहंती जी भी जुड़े हुए हैं, निदेशक वैकुंठ मेहता, राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान पुणे। ये जो कॉप हुआ है 2025 माना जा रहा है, तकनीक से किस तरीके से जोड़ा जाए और तकनीक के प्रचार प्रसार से कैसे वंचितों को और जो है शक्ति प्रदान की जाए, वो एक बड़ा उद्देश्य है जिसका जिक्र यहाँ पर ज्योतिंद्र मेहता जी भी कर रहे हैं। उस लक्ष्य को जो देखते हुए आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस आयोजन को? This Ayojan is actually, it is going to significantly contribute significantly to the Prime Minister vision of Viksit Bharat, and Honorable Minister of Cooperation Shri Amit Shah's mantra of Sahkar se Samriddhi. It is going to significantly impact both the sustainable economic development and sustainable employment in both rural and urban areas. So in the case of from our perspective, like professional management, trained manpower, the Tribhuvan Sahakari University has been rolled out. It has been, it has come up nicely. Now, as the main arm of Tribhuvan Sahakari University, Vamnicom always trains all those people from PAX to Apex level, be it in cooperative banking, or fisheries, housing, textile, handicrafts, agriculture, all different sectors that we train the manpower. And there is always a shortage in trained manpower, and that is the reason for, in the case of like digitization, so application for digital payment, as Mantri Mohoday ne unhone kiya hai kal for digital loan disbursement and small cooperative banks. In fact, they may avail this benefit, and for the e-Sahakarita cooperative database, cooperative to cooperative trade platforms, this is all for ease of doing business for cooperatives and promotion of multi-state cooperatives. So this is where the digitization actually will immensely help. That is the reason we are training all the people from PAX to Apex level. The result, it has shown success stories like Amul. Now you know that it ranks now #1 in the world. Now revenue of more than 90,000 crores, IFCO turnover more than 41,000 crores with a profit of 3,811 crores, crypto, they all are giving significantly. And we say that, the finances, the government, what is doing now, the three things is primarily linking. One is the availability and accessibility to the finance. Second thing is the value chain enhancement. Third is the market linkages. All of them market linkages in the case of either domestic or international. To different agencies, they have been augmented. NABARD, NCDFI, NAFED, NCDC, TriFed, IFCO, you name it. They all have been they have rolled out their schemes and programs it is more of like to include all the youths and women. And Vamnicom as an institution always deliberate, discuss and share the success stories in the cooperative sector among all the people. Be it collective, be it cooperative, be it even corporate. That is what we are doing. Now, in the case of youth involvement, new generative cooperative, attracting professionals and entrepreneurs, we are now introducing artificial intelligence lab, and that is where we are training all those people who can really, augment the cooperatives. In the case of, now coming back to the finances, as I have told, availability and accessibility, in the case of NCDC, you must have seen that it has disbursed last year more than 95,000 crores with a profit of 750 crores profit and a recovery rate of 99.75%. So the old way of doing the business is gone. Now it is the cooperative is the only answer to all the questions. And I'm sure that the famous economist Joseph Stiglitz, the theory that in his longitudinal study, he has pointed out that cooperative is the only one which can not only significantly contribute to the national economy and health, also sustainable employment, also it is resilient to all kinds of economic shock. That is where मुकेश जी, ये कोऑपरेटिव की अगर बात करें तो सहयोग ही इसका पूरा आधार है, और ये सहयोग तभी जो है विस्तार ले सकता है जब जन भागीदारी हो। जन भागीदारी और सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, और जो जिनके अपने अपने स्टेक्स हैं या फिर संबंधित जो संगठन है वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। जन भागीदारी और ज़्यादा तय की जाए, उसका विस्तार किया जाए, उसके लिए क्या कुछ किया जाना बाकी है? Sir, actually, the state cooperative, in alignment with the national cooperative policies, there are different reforms being done. So the reforms were primarily for the transparency, to bring transparency, auditing, and governance reforms. जी, So ये this,
ये सवाल वैसे मुकेश जी से, एक बार मुकेश जी की भी टिप्पणी ले लूं। मुकेश जी, सवाल समझ में आ गया? हेलो सांसद जी, आवाज आ रही है? आ रही जी जी, मैं कह रहा था कि कोऑपरेटिव का मतलब ही ये होता है सहयोग, और सहयोग तभी जो है विस्तार ले सकता है। सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही हैं, संगठन अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, जन भागीदारी तय की जाए, उसके लिए क्या कुछ करना अभी बाकी है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी कार्य के साथ जुड़े जाते हैं, और अभी आने वाले सालों में जो अमित भाई शाह साहब ने योजना बनाई है कि हर 2 लाख की पॉपुलेशन में there should be at least one UCB. I think it will enhance the public participation in the cooperative sector. Moreover, if as long as the urban sector is concerned, there are so many UCBs in urban area, but the same kind of UCBs little exist in rural area. In this front, we need to do a lot of things on this score. But लोगों भी मैं मानता हूं कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए ही कर रहे हैं, और मैं भी सेक्टर से 1982 से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने सेक्टर्स को ग्रूम होते हुए देखा। जन भागीदारी तो बढ़ती ऐसे जाएगी कि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, वो अपने सिटीज में, अपने एरिया में वो डोनेशन भी काफी देते रहते हैं। तो इसके कारण भी सिटीज का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता रहता है, और प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। हमारे गुजरात में काफी यूसीपीज है जो लोगों ने इस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूशन किया है, एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये लोग एक ऐसे डोनेशन देते रहते भी इनका पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, ज्योतिंद्र जी, जो कल जो अपना जो है संबोधन था सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, उन्होंने राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियां संघ और शहरी संगठनों को नैतिक दिशा निर्देश जारी करने की सलाह दी, और उन्होंने कहा कि इसके आधार पर प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक अपने वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप प्रदान करे तो ज़्यादा लायबल हो सकता है, ज़्यादा जो है सहयोगी हो सकता है हम लोगों के लिए। उसमें कुछ चुनौतियां हैं या उस पर काम चल रहा है? इस पर काम चल रहा है जी। जो सहकारिता मंत्रालय का, सहकारिता मंत्री का विजन है जी, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। और सेल्फ रेगुलेशन है जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो रिजर्व बैंक ने एक रेगुलेटरी अप्रूवल दिया है कि आप अम्ब्रेला बनाइए। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि एक स्टेज के बाद ये जो अम्ब्रेला है वो एसआरओ बन जाएगा। एसआरओ मीन्स सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर रिजर्व बैंक का थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, लेकिन हमें जो सहकारिता मंत्री जी बोल रहे हैं वो कहते हैं हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से फिर आपको रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो जो उनके दिमाग में है वो सेल्फ रेगुलेशन भी है और सेल्फ डिसिप्लिन भी है। तो मुझे लगता है कि ये द काइंड ऑफ ट्रेनिंग which are going to be given to the cooperative workers, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई है, वेमनीकॉम है, और भी जो है वो सब ये ट्रेनिंग देने वाले हैं डूज एंड डोंट्स, और क्या किया जाए, आपका विजन क्या होना चाहिए, आपकी सक्सेस स्टोरी को कैसे दुगुना किया जाए, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन से और सेल्फ रेगुलेशन से होगा। जी हाँ, एसके मोहंती जी, लास्ट आपका कमेंट चाहूँगा, समय समाप्त हो रहा है। सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन ऐप छोटी शहरी सहकारी समितियों को भी डिजिटल भुगतान से जोड़ रहे हैं। ये कितना बड़ा बदलाव है? क्या डिजिटलाइजेशन को जो मजबूत करने की बात कही गई है उस और क्या हम लोग जा रहे हैं? Actually, if you see that in availability and accessibility of the finances is the core area where that is where it augments the cooperative sector. In order to make it available now, the honorable ministers call that every city, every town where there is a population of 2 lakhs with our bank will go. And in addition to that, digitalization, loan disbursement, that is the end, but loan making the payment, the whole payment system, application system, the whole thing through digitization, then the traceability, and it can be tracked.
And when it is available and accessible to the general public and those youth generation, they will have the trust, reliability, and it will augment the cooperative sector more and more. It will interest them, and as the digitization will help them to also, with many startups coming up, it will significantly help them. And I'm sure altogether in totality across the sectors, they will significantly contribute to the national economy. And it will also contribute to the sustainable employment. That is the most and the biggest part of it. जी, तो मुकेश जी क्या माना जाए, आखिरी कमेंट आपका कि 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है हम लोगों ने, उस संकल्प तक हम लोग जो है उस संकल्प की सिद्धि जो है सहकार के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे कि आने वाले समय में, और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? Of course, we are doing that one. And जी, मुकेश जी का आखिरी कमेंट। जी मुकेश जी। तो I think all roads leading towards 2047 Atmanirbhar Bharat, Sakarita is one of the roads, and which will play key role in the development in the country in the next decades to come. Apart from that, when these banks get developed, technologically developed, it will improve its own performances. As Jyotirmoy Mehta also pointed out, umbrella. I will put it forward that umbrella की बात हम कई 6-7 साल से हो रही, अभी ये कंसेप्ट अपनी एक्चुअलाइज भी हो रहा है, मगर इट्स ए वेरी गुड कंसेप्ट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है, तो दैट विल आल्सो स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव सेक्टर ओवरऑल, एंड आई हैव नो डाउट एट ऑल दैट कोऑपरेटिव सेक्टर विल प्ले पिवोटल रोल इन 2047 आत्मनिर्भर भारत। जी, अमूल देश भर में 3 करोड़ लीटर दूध का संग्रह करके श्वेत क्रांति को आगे बढ़ा रहा है। इफ्को 93 लाख टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन करके देश की हरित क्रांति का स्तंभ बन गया है, और इफ्को के नैनो डीएपी और यूरिया का निर्यात ब्राजील, अमेरिका, ओमान और जॉर्डन सहित 40 से ज्यादा देशों को किया जा रहा है, और इसका अब विस्तार होने वाला है। और जैसा कि हमारे तीनों मेहमानों ने कहा कि 2047 का जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, वो सहकार के क्षेत्र में जिस तरीके से हम प्रगति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग अर्जित कर पाएंगे। मुकेश जी आपका वर्चुअली जुड़ने के लिए, और एसके मोहंती जी आपका भी वर्चुअली जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्योतिन्द्र मेहता जी आप स्टूडियो में आए और जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया आपने चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनसाइट में आज के लिए इतना। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।